You very much once again for joining Yoga with THP and please subscribe the channel and share the link because we have come over here with a lot of different topics which really help the student out, and we have already discussed. You can watch other videos on mental status examination, memory, and habituation, ethics in psychological and other research, and attention, and there are different a lot of topics. So आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो लर्निंग के हवाले से करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लर्न करते हैं। और साइकोलॉजी में इसमें की डिफरेंट जो थेरीज हैं उस हवाले से कि किस तरह से नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम लोग लर्न कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कितने इसके टाइप्स हैं, किस तरह से हम लोग लर्न करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली लर्निंग है क्या। तो वैसे तो इसको डिफरेंट जो तरीकों से इसको डिफरेंट वेज में इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है, लेकिन ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पे एग्री हैं कि जो चेंज है, जो एक परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर में जो आता है, वो हमारे एक्सपीरियंस की बेस पर आता है कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जब हम लोग करते हैं वो डिफरेंट तरह से हो सकता है। तो उसके नतीजे में जो चेंज आता है हमारे बिहेवियर में, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है, हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, वो एक्चुअली एक एक्सपीरियंसेस होते हैं डिफरेंट जो हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में करते रहते हैं। इसी बात को लेके जो द ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी एक स्कूल ऑफ थॉट जो है बिहेवियरिज्म के नाम से जो जाना जाता है, उन्होंने इस हवाले से बात की कि जो लर्निंग जो प्रोसेस है हमारा वो किस तरह से होता है। उसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली वो जो लोग कहते थे किस तरह से ये लर्निंग हम लोग एक प्रोसेस के ज़रिए किस तरह से सीखते हैं। उन्होंने डिफरेंट प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करवाए, उसके बारे में हम लोग। तो जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है उसके मुताबिक जो इसकी थ्री जो मेजर टाइप्स हैं, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग है, उसके ज़रिए से हम लोग लर्न कर रहे होते हैं। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग है, उसके वो क्या है उसको हम लोग देखेंगे भी एक क्लिप में और उसके बारे में जानेंगे भी कि वो किस तरह से हम लोग सीखते हैं। और फिर ऑब्जर्वेशनल या सोशल लर्निंग भी इसको बोलते हैं, उस तरह से हम किस तरह से अपने डिफरेंट जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में जो हैपनिंग हो रही होती है और किस तरह से हम लोग उनसे लर्न करते हैं, किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, उन सारी बातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहेवियरिज्म को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बिहेवियरिज्म एक्चुअली क्या था। तो बिहेवियरिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट था साइकोलॉजी का जिसमें उनका बिलीव था इस चीज़ पे, उनका मानना ये था कि हम लोग जितना भी हमारे बिहेवियर का या हमारी हैबिट्स का, हमारी पर्सनालिटी का जो भी चीज़ हिस्सा बनती है, वो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं दूसरे लोगों से। अब ये बिल्कुल छोटी उम्र से लेके मरते दम तक हम लोग जो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं किसी दूसरे को, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना बिहेवियर जो है वो सीख लेते हैं। जिस तरह से जेबी वॉटसन जो इसका फाउंडर था, उसने इसको अपने 1913 में एक पेपर जो अपना पब्लिश करवाया, जो साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज के हवाले से। तो इसमें जो बिहेवियरिस्ट था उनका ये स्टैंड पॉइंट था कि साइकोलॉजी जो है वो एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जेक्टिव साइंस है, और इसमें जो इंटरनल प्रोसेस है उसको चूंकि हम लोग कंसीडर नहीं करते, उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इस वजह से उनको मेजर भी नहीं कर सकते। इस वजह से ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हमारी सोच या मेंटल प्रोसेस की वजह से हमारी बिहेवियर का हिस्सा बनता है या हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बनता है या आदत का हिस्सा बनता है, बल्कि जो भी चीज़ है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ज़रिए ही हम लोग सीख रहे होते हैं। ऐसा मानना बिहेवियरिस्ट का जो स्कूल ऑफ थॉट था उनका था। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके हवाले से क्या मानना था कि क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें हम लोग
फॉर्मेट करते हैं अपने बिहेवियर को, अपनी हैबिट्स को, अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाते हैं, किसी भी एक आदत को वो एसोसिएट हम लोग कर लेते हैं थ्रू एसोसिएशन। कोई अच्छी चीज़ अगर हम लोगों ने सीखनी है या कुछ बुरी चीज़ हम लोगों ने सीखनी है तो उसके साथ हम लोग एसोसिएट कर लेते हैं और फिर उससे सीखते हैं। इसी को एक्सपीरियंस किया जो रशियन साइकोलॉजिस्ट आयवन पावलोव ने। उसने डिस्कवर किया एक मेथड ऑफ लर्निंग जिसमें उसने एक्सपेरिमेंट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डॉग के ज़रिए, जिसको अगली हम लोग स्लाइड में एक जो उसका ओरिजिनल मूवी है, क्लिप है, उससे देखने और सीखने के दिए जाएंगे। और उसने ये नोट किया जो डॉग है एक नेचुरली सैलिवेट करता है, यानी मुंह से सलाइवा जो है उसके जनरेट होता है जो ही वो फूड को देखता है, जो ही वो खुराक को देखता है। लेकिन क्या है कि इवेंचुअली द डॉग ऑल्सो बिगेन टू सैलिवेट वेन एवर दे स्पॉटेड द एक्सपेरिमेंट्स वाइट लैब कोट। और फिर ऐसा भी हुआ कि उन्होंने उसको खाना नहीं भी दिखाया, लेकिन चूंकि जो उसको खाना प्रोवाइड करता था वो एक वाइट कोट पहन के, वाइट लैब कोट पहन के उसके सामने जाता था, तो जो ही वो उसको देखता था तो वो सैलिवेट करना शुरू कर देता, यानी सलाइवा उसके मुंह से निकलना शुरू कर दिया, यानी कि उसने एसोसिएट कर लिया था कि ये वाला शख्स है, ये वो शख्स है जो मुझे खाना प्रोवाइड करता है। और वो जब भी उसको देखता है तो वो एसोसिएट कर लेता कि अब फूड मुझे मिलने वाला है। फिर उन्होंने एक लेटर एक्सपेरिमेंट्स में ये चीज़ भी उन्होंने देखी कि जो साइट ऑफ फूड है विद द साउंड ऑफ बेल टोन, कि उन्होंने क्या किया कि ना तो खाना सामने रखा, ना ही वो जो लैब कोट पहन के वाइट उसके सामने आया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि एक बेल जो है वो सिर्फ उसको रिंग किया, तो उस टोन से उसको सैलिवेशन होना शुरू हो गई, यानी कि उसने फिर अब वो टोन जो थी, जो ही वो टोन बेल रिंग करते तो वो खाना फिर उसको प्रोवाइड करते, तो उसने उस बेल के साथ एसोसिएशन कर ली। तो फिर मल्टीपल पेयरिंग उन्होंने करके देखी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ, उसकी एसोसिएशन देखी कि क्या वो और भी चीज़ों के साथ करता है। तो फिर डॉग्स भाई इवेंचुअली बिगिन टू सैलिवेट टू द साउंड ऑफ द बेल अलोन, तो फिर खाली बेल पे भी उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि हम जो है वो अपना बिहेवियर जो है वो, या हम अपनी जो लर्निंग है वो एसोसिएट कर लेते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी एक इंसान के साथ। जिस तरह से आप ये देखें कि अगर घर में हम लोग दाखिल हो, घर में अगर खाना बनाने की आवाज़ें सिर्फ आ रही हो या सब्जी काटने की आवाज़ें, तो हम एकदम से समझ लेते हैं कि अब खाना तैयार होने वाला है। या जिस तरह से बेल अगर डोर पे कोई रिंग करता है, डोर बेल जो ही रिंग कर होती है तो हमें पता चल जाता है बाहर कोई आया होगा, चाहे वो हमसे मिलने वाला हो या ना हो, लेकिन वो एसोसिएट होते हैं। और इस तरह की और डिफरेंट मिसालें हैं इसमें। तो उसका जो ओरिजिनल पावलोव का उसने डिस्कवर किया था उसको एक दफ़ा देखिए, फिर आपको ये सारा इसका प्रोसेस समझ आइएगा। Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps he thought the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding.
a ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. तो आपने उस एक्सपेरिमेंट में अच्छी तरह से देख लिया होगा कि जो हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग के हवाले से डिस्कस किया था वो उसमें सारा कुछ, और उसका जो ओरिजिनल क्लिप था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। दूसरा जो इसमें स्कूल ऑफ थॉट है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के हवाले से है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में किस तरह से कहते हैं कि हम लर्न करते हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, नताइज ऑफ योर एक्शन, जो हम एक्शन करते हैं उसके जो नतीजे होते हैं, जो नताइज होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कि कैसे और क्या हम लोगों ने सीखा। ये इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। इसके लिए स्किनर ने काम किया। अब इसमें जो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली सामने आया कि हम लोगों को जिस काम से पनिश किया जाता है उससे हम लोग रुक जाते हैं, और जिसमें हमें रिवॉर्ड मिलता है उसको हम लोग सीख लेते हैं और फिर अपनी आदत या फिर अपनी बिहेवियर का हिस्सा बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे कि आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, या आपके जो बच्चे हैं या आपके बहन भाई या आपके कोई भी जानने वाले जब अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, तो दोबारा से उसको वो रिपीट करते हैं उसी एक्शन को। और अगर उससे उनको पनिश होता है तो वो फिर उससे वो मना हो जाते हैं। पनिशमेंट ज़रूरी नहीं जिस्मानी हो, पनिशमेंट किसी भी तरह से हो जाती है जिससे उसकी जो भी डिज़ायर है वो पूरी ना हो, तो फिर वो उस चीज़ से रुक जाते हैं। अब स्किनर ने भी इसको रीइंफोर्समेंट के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाया कि वो लीड करता है हमें, हमारे जो बिहेवियर्स हैं, जहाँ पनिशमेंट होती है हमें रिजल्ट मिलता है तो वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, हम लोग वो आदत को छोड़ देते हैं और रिवॉर्ड की सूरत में उसको अपना लेते हैं। उसने एक और चीज़ इसमें देखी कि जो टाइमिंग जो रीइंफोर्समेंट की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर के, कि अगर फ़ौरन हमें उसका रिस्पॉन्स मिल जाए तो हम लोग काम दोबारा से करना शुरू कर देते हैं, और अगर लेट हमें मिलता है तो फिर हम लोग उसको इतना ज़्यादा अपनी आदत का हिस्सा नहीं बनाते। और इस जो उसकी दोनों की कोलैबोरेशन है, इसको उसने रेट ऑफ रीइंफोर्समेंट को नॉन एज स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के नाम से जाना। उसने जो ओरिजिनल अपना क्लिप इसमें मूवी क्लिप रखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसमें आप सीखेंगे रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के हवाले से कि किस तरह लर्न करते हैं, जो उसका बड़ा एक जो फेमस पिजन के ऊपर उसने किया था। Can pigeons read? This one gives every indication, because he's been taught to distinguish between two words and to behave appropriately. He's learned his different response to each sign by being rewarded with food. So the bird isn't acting independently. Its behavior is shaped by controlling its environment.
The first task was to isolate an individual piece of behaviour and see how that could be changed. Skinner did this by keeping individual pigeons at about 3/4 of their normal weight, so that the birds were always hungry, and food could be used as an automatic reward. The pigeon was studied in a uniform box, one it quickly grew used to. One piece of behaviour, pecking a coloured disc, was measured on a graph. The pigeon learned that pecking the disc produced a reward. Then the behaviour of pecking could be studied in relation to how often that reward was offered, or in Skinner's terms, what was the schedule of reinforcement. The main thing is what we call schedules of reinforcement. Reinforcement is what the layman calls reward, and you can schedule it so that a reward occurs every now and then when a pigeon does something. We usually use a response with a pigeon pecking a little disc, a little spot in the wall, and you can reinforce with food, but you don't reinforce every time. Perhaps every 10th time, or perhaps only once every minute or something like that. There are a very large number of schedules, and they have their special effects. And there is a good example of how you can move from the pigeon to the human case, because one of the schedules which is very effective with rats or pigeons is what we call the variable ratio schedule, and that is at the heart of all gambling devices and has the same effect. The pigeon can become a pathological gambler just as a person can. Now, the fact that we found that out with pigeons and could prove it by removing and changing the schedule makes it easy for us to interpret the case with the human subject. We don't say that the human subject gambles to punish himself, as the Freudians might say, or gambles because he feels excited when he does so. Nothing of the sort. People gamble because of the schedule of the reinforcement that follows. And this is true of all gambling systems. They all have variable ratios built into them. So what we've learned from the pigeon, it made it possible to interpret this vast field very effectively. Where does that leave free will? Because we all think we have a choice of whether to do things or not to do things. Yes. Well, you see, it leaves it in the position of a fiction. We have assumed somehow or other that these internal states, feelings, and so on, have initiated something. They have started something. They have created. We have done something in a voluntary way. We have willed to act. If you now look at the actual history, we find that there are external reasons why this has happened. In other words, by discovering the causes of behavior, we can dispose of the imagined internal cause. We dispose of free will as an American divine of the 18th century, Jonathan Edwards, did. He said, we believe in free will because we know about our behavior, but not about its causes. And of course, it's the object of a science of behavior to discover causes. And once you have found those causes, there is less you need to attribute to an internal act of will, and eventually, I think, you need to attribute nothing to it. आपने देखा कि किस तरह से उसको जितनी जल्दी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही थी, यानी खुराक की सूरत में, तो बार बार वो उसको अपनी बैक के साथ, अपनी चोंच के साथ वो उसको टैप करता था, उसको उसका फूड मिलता था. और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने इसका रिवॉर्ड कुछ देर के लिए बढ़ा दिया, यानी कि उसने टैप किया काफ़ी दफ़ा लेकिन इसको नहीं मिला, तो उसने ये भी लर्न कर लिया कि कई दफ़ा मुझे इसका नहीं भी रिवॉर्ड मिलेगा बड़ी जल्दी. तो इस तरह से जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, उनका ये मानना है कि पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड जो है वो हमारे बिहेवियर को एक्चुअली शेप करते हैं. इसी तरह से जो तीसरा सामने आया वो सोशल लर्निंग थ्योरी, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के हवाले से एल्बर्ट बेंडोरा ने इंट्रोड्यूस करवाया. अब इसमें उसका मानना यह है कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी जो लर्निंग है वो उस सूरत में होती है जब हम लोग इमिटेट करते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उन जैसा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अच्छा काम कर रहे हैं चाहे वो बुरा काम कर रहे हैं. और इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि जब आप अपने सुपरस्टार को या अपना जो भी आपका रोल मॉडल होता है उसको आप फॉलो करते हैं और उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, वो आप सोशल लर्निंग एक्चुअली के ज़रिए जो है अपना बिहेवियर जो है वो शेप कर रहे होते हैं. और इसने कंडीशनिंग जो है वो लगाई किस तरह से कि सजेस्ट दैट इन एडिशन टू लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, पीपल आल्सो लर्न थ्रू ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द एक्शंस ऑफ अदर, कि उनके एक्शन को इमिटेट करते हैं,
इसके लिए उसका एक बहुत ही जो ओरिजिनल क्लिप मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बेबो डाल के हवाले से। तो उसको हम लोग देखते हैं और उससे आप लर्न कीजिएगा कि किस तरह से स्पेशली जो बच्चे हैं या बड़े हैं वो किस तरह से लर्न अपना बिहेवियर करते हैं और फिर उसको किस तरह। The segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled the doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. The room contained varied play materials. तो इसमें भी आपने देखा कि जिस तरह से बड़ों को मौका मिला या फिर बच्चों को स्पेशली मौका मिला, उनको ये वीडियो क्लिप दिखाया गया। तो इसमें एक्चुअली दो तरह के एक्सपेरिमेंट हुए थे। एक तो इस बोबो डाल के साथ बड़े ही प्यार के साथ पेश आया गया, दूसरे में उसने बच्चे ने देखा कि जो बड़े थे उसको मार रहे थे और उसको इस तरह से ट्रेन कर रहे थे, तो वो उसने उसी तरह से उस जो बिहेवियर है उसको लर्न कर लिया। तो इसका मानना ऐसा था कि जितनी भी हमारी लर्निंग होती है वो हम लोग इमिटेट करते हैं, वो चाहे बड़े हों या बच्चे हों, उस हवाले से चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ की डिफरेंसेस हैं जो आपके लिए अगली स्लाइड पे रखे हैं, जो आप लोगों के ज़रूर काम आएंगे, जिसमें तीनों जो डिफरेंट
कंडीशंस हैं उनको आप अच्छी तरह से आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, सोशल लर्निंग है। इन तीनों को आपके लिए समझने में और ज़्यादा आसानी। So guys, thank you so very much once again for watching the whole video and I hope कि आपका जो concept है वो clear करने में ज़रूर मैंने कोशिश की है और आपको इसकी समझ भी आ गई होगी कि किस तरह से हमारे जो behavior हैं वो shape होते हैं, learn होते हैं। और ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा बाकी ऐसे लोगों के साथ, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ जिनको आप समझते हैं कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है और उनके ये हिस्सा है उनकी लर्निंग का। सो खुश रहिए, खुद भी आसानियाँ पैदा कीजिए सबके लिए और अल्लाह पाक हमारी सब लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू सो मच।